सभी लोगों से हम यही गुजारिश करते हैं कि इस तरह वसीमा शेख के साथ जितनी भी परेशानी पेश आई शुरू से लेकर आखिर तक, इसी तरह हर किसी के साथ ऐसी परेशानी नहीं आती है। लेकिन तालीम एक ऐसा जुनून है, इस्लाम में सबसे पहले कहा गया है इक़रा। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। लेकिन आज कुछ लोग किसी बहाना, किसी और परेशानी की तरफ से तालीम को तर्क कर देते हैं। वसीमा शेख हमारे साथ है, जो जिसने अपनी जिंदगी में किस तरह एमपीएससी टॉप किया और महाराष्ट्र में तीसरा नंबर उन्होंने मारा है। इसी तरह हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, हमारे साथ बात। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख वसीमा शेख महबूब। मैं नांदेड़ जिले के लोहा तहसील के अंदर आने वाला जोशी संघवी एक छोटे से तबके से यानी गांव से बिलोंग करती हूँ। गांव की पॉपुलेशन नियर अबाउट 1,500 है और उसमें हमारी छोटी सी फैमिली है। हमारे परिवार में जो है तो हम 6 भाई बहन और अम्मी अब्बा है। 4 बहनें हैं, 2 भाई है, अम्मी और अब्बा। अब्बा जो है तो दिमागी मरीज है और अम्मी जो है तो हमारे लोगों के यहाँ पर खेत में काम करना या फिर डोर टू डोर यानी लोगों के यहाँ घर घर जाकर चूड़ियाँ बेचने का काम करते थे। अभी भी वो करते ही है। मेरे जो भाई है शेख इमरान शेख महबूब, वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। ये मेरी बेसिकली फैमिली इंफॉर्मेशन है। मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में अगर आप देखेंगे तो मेरी बेसिक एजुकेशन जो है तो प्राइमरी एजुकेशन जिला परिषद की जो प्राइमरी स्कूल होती है उससे हुई है, जो कि मराठी मीडियम से। और उसके बाद की गांव में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने 8वीं से 10वीं तक का स्कूल कंप्लीट की मेरी। सेकेंडरी स्कूल में जो था स्टेट बोर्ड की जो एग्ज़ाम होती है उसमें मुझे 83% थे। और मैंने कोई कोचिंग क्लास वगैरह तब तक तो ज्वाइन नहीं किया था। इवन उस वक्त हमारे घर में लाइट भी नहीं थी और मैं भी कभी कभी मतलब मम्मी के साथ में काम वगैरह करती थी। तो इस तरह से मैंने मेरी 10th तक की एजुकेशन कंप्लीट की। देन आफ्टर जो है तो हमारे गांव में कॉलेज नहीं थी और बाजू के गांव में थी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो मुझे डेली 12 किलोमीटर का रन था, जिसके अंदर 6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था और 6 किलोमीटर जो है तो एसटी बस से जाते थे। 11वीं मैंने इस तरह से की। और जब 12वीं का साल था तो उस वक्त तो ऐसी सिचुएशन आई कि मेरे साथ में गांव में से पढ़ने वाली एक भी लड़की नहीं थी, अकेली थी। तो उस वक्त बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तब मैंने कंधार का प्रियदर्शनी गर्ल्स कॉलेज जो है तो वो ज्वाइन किया, 12वीं की एडमिशन वहीं पर ली। मेरा 11वीं साइंस से हुआ। 12वीं का जो है तो अगस्त महीने तक मैंने 12वीं साइंस की ही पढ़ाई की थी। लेकिन एक्चुअली मैथमेटिक्स में वीक होने की वजह से एक डर था कि मैं 12वीं कहीं फेल ना हो जाऊं, उस वजह से मैंने आर्ट्स फैकल्टी ज्वाइन की। जिस वक्त फॉर्म भरते 12वीं का एचएससी बोर्ड के एग्जामिनेशन का, उस वक्त मैंने आर्ट्स में से फॉर्म भरा था। पहले तो ख्वाब था कि कुछ अच्छा एमबीबीएस वगैरह करके डॉक्टर बनूं, लेकिन उस वक्त जो है तो मेरे पढ़ाई ने एक अलग मोड़ ले लिया था। उस वक्त की नेसेसिटी अलग थी। मुझे एक डर था कि अगर मैं फेल हो जाती तो मेरी पढ़ाई शायद तब बंद हो सकती थी। वो सोच के मैंने आर्ट्स लिया था और 12वीं की एग्जाम मैंने दी। 12वीं में मुझे 83% थे और तब भी कोई मुझे कोचिंग वगैरह नहीं था। और तब मैं मेरे नानी के यहाँ मेरे ननियाल में बासोटी एक गांव है कंधार के पास, जो 10 किलोमीटर आता है कंधार से, वहाँ पर रहती थी और वहाँ से डेली एसटी बस से अप डाउन किया करती थी। उसके बाद जो है तो 12वीं के बाद 12वीं का जो मेरा रिजल्ट था वो एक्चुअली वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। कंधार तहसील में फर्स्ट आने की वजह से सब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, घर वालों से आके मिल रहे थे, सब बोल रहे थे कि आप आपकी लड़की की पढ़ाई कंटिन्यू करो, लाइफ में कुछ बन सकती है, हुनर है, होशियार है, जिद्दी है। सब घर वालों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा, घर वाले भी सामने आए। लेकिन बहुत से लोग अपोज में थे उस वक्त। और बेसिकली माइनॉरिटी और मुस्लिम कम्युनिटीज में से बिलोंग करने की वजह से एजुकेशन का उतना अवेयरनेस नहीं होता है। तो मेरे बारे में भी वही था। लोगों के अंदर बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से मेरे पढ़ाई को बहुत अपोज हो रहा था। फिर भी मैंने पढ़ाई कंटिन्यू की। 12वीं के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो कि नांदेड़ के श्रीनगर में है, वहाँ से मैंने डीटीएड कंप्लीट किया। और साथ में ही मेरा यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने बीए कंप्लीट किया। 2015 में मेरा डीटीएड का डिप्लोमा और बीए यानी डिग्री और डिप्लोमा दोनों मेरे कंप्लीट हो गए 2015 में। और उसके बाद जो है तो मैंने फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने का डिसीजन लिया। एक ख्वाब था मेरा कि कुछ तो भी अच्छा करूं, कुछ सिविल सर्वेंट बनूं।
बेसिकली रूरल एरिया से बिलोंग करती थी, उस वजह से मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे थे। रूरल एरिया में मतलब जो अपना महाराष्ट्र का ग्रामीण भाग है, उसमें जो है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे थे जो एक सिविल सर्वेंट आसानी से सॉल्व कर सकता है। गवर्नमेंट के बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं और एक तरफ पब्लिक है जिसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक सिविल सर्विस जो है एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है। और मुझे लगता था कि ये एक अच्छे सा मीडिएटर मैं बन सकती हूँ गवर्नमेंट रिसोर्सेज और पब्लिक के बीच में। तो ये सोचकर मैंने सिविल सर्विस की जो है तो प्रिपरेशन स्टार्ट की। इंटेंशन मेरा बहुत क्लियर था सिविल सर्विस में जाने के लिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के बाद मतलब एक अथॉरिटी मिलती है, अधिकारिता मिलती है, पावर होता है, सत्ता होता है, पैसा होता है, लेकिन मेरा इंटेंशन एक अलग था। कुछ कर दिखाने का था सोसाइटी के लिए, घर वालों के लिए, खुद के लिए भी, खुद को भी साबित करके दिखाना था। और अभी बताया जैसे मैं एक अच्छा सा मीडिएटर बनना था मुझे गवर्नमेंट रिसोर्सेज और पब्लिक के बीच में। लोगों के जो प्रॉब्लम थे बहुत नजदीक से देखी थी मैंने, जैसा होगा लाइट का प्रॉब्लम हुआ, फिर सड़क का होगा, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड की वगैरह प्रॉब्लम, लड़कियों की वुमन एम्पावरमेंट की प्रॉब्लम, एजुकेशन की प्रॉब्लम, चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम, ये सब मैंने रूरल एरिया में देखे थे और बहुत से प्रॉब्लम्स तो मैंने फेस भी किए थे। तो मुझे कहीं पर लगता था कि इसमें जो है तो मैं सोसाइटी में ये लोगों को प्रॉब्लम से दूर रखने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स कम करने के लिए मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ क्या। तो ये मेरा इंटेंशन एकदम क्लियर था और ये इंटेंशन ही क्लियर होने की वजह से मुझे लगता है कि बहुत कम समय में जो है तो मैं सिविल सर्विस की एग्जाम पास हुई। 2016 में जब मैंने स्टार्ट किया एमपीएससी की प्रिपरेशन, तो शुरू में मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई। एक्चुअली कोचिंग क्लास वगैरह मैंने कुछ ज्वाइन नहीं किया था स्टार्ट में, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। फैमिली में से पहली ग्रेजुएट लड़की मैं थी, आसपास के परिवार में या फिर मेहमानों में, रिश्तेदारों में भी कोई नहीं था गाइड करने वाला। तो शुरुआत में जो था मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में फेलियर आया। फिर मैंने खुद की ही गलतियों का एनालिसिस किया और समझ लिया कि मैं कहाँ पर कम पढ़ रही हूँ, मेरे स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, कौन से गलतियों की वजह से मैं फेल हो गई, फेलियर आया। इसका एनालिसिस किया और जो खामियां थी उसे पूरा करके मैंने जो है तो उसमें कॉम्पिटेंसी हासिल की। और देन आफ्टर 2017 में जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर का, उसमें मैं प्रीलिम भी पास हो गई अच्छे मार्क्स से, मेंस भी पास हो गई और सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ 2018 में। देन आफ्टर जो है तो 2018 के बाद मैंने जो है तो फिर स्टेट सर्विस की पढ़ाई स्टार्ट की। सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर का जॉब के लिए मुझे नागपुर में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं नागपुर में ज्वाइन कर ली मैंने, और अभी भी मैं नागपुर में ही वर्किंग हूँ। लेकिन जॉब करते वक्त भी अच्छी सैलरी थी, एसी के रूम में बैठकर एकदम आरामी से कंप्यूटर पर वर्क था और असिस्टेंट वगैरह बहुत सारे थे काम करने के लिए। लेकिन एक्चुअली एक सेटिस्फेक्शन नहीं था मुझे, क्योंकि मुझे लगता था इतना स्ट्रगल मैंने क्यों किया। मेरा एक इंटेंशन सिविल सर्विस में आने का अलग था और वो जो मेरा जॉब था ऑफिस वर्क था, मुझे फील्ड वर्क में इंटरेस्ट था। तो मैंने फिर से पढ़ाई मैंने स्टार्ट की जॉब करते करते। मेरे ऑफिस का टाइम था सवेरे 10 से शाम में 6 तक, और मुझे पढ़ाई के लिए बहुत कम टाइम मिलता था, लेकिन उसमें से ही मैं यूटिलाइज करती थी। जितना कम समय था उसको ही अच्छे तरीके से मैंने यूटिलाइज किया और इस एग्जाम की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की। 2018 में भी मैंने इसका मेंस दिया था स्टेट सर्विस का। प्रीलिम अच्छे मार्क्स से पास हुई थी, मेंस मेरा फाइनल रिजल्ट 2 मार्क्स से चले गया था। 2019 में प्रीलिम भी दी, अच्छे मार्क्स आए, मेंस दिया, अच्छे मार्क्स आए। देन आफ्टर इंटरव्यू हुआ, उसमें भी अच्छे मार्क्स आए। और अभी जो है तो स्टेट सर्विस का रिजल्ट जो तो 19 जून 2020 को डिक्लेयर हुआ। उसके अंदर जो है तो मैं ऑल महाराष्ट्र लड़कियों में मेरी तीसरी रैंक है और मुझे डिप्टी कलेक्टर के लिए मेरा जो है तो सिलेक्शन हुआ है। सबको मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि हमारे होम में जो है तो एक तो एजुकेशन का रेशो बहुत कम है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, अगर तरक्की करने का कोई अच्छा अगर साधन है तो वो एजुकेशन है। नेल्सन मंडेला जो कि एक बहुत बड़ी हस्ती होकर गई है, उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड, जिसकी वजह से हम कुछ भी चेंजेस ला सकते हैं। तो मुझे लगता है हमारे होम में, हमारे कम्युनिटी में एजुकेशन का जो रेशो है, एजुकेशन की तरफ हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, स्पेशली मॉडर्न एजुकेशन, जो कि आज के जो मॉडर्न ज़माने की नेसेसिटी बन गई है। और दूसरी एक बात, हमारी पॉपुलेशन में जो हमारा रेशो है नियर अबाउट महाराष्ट्र में 11% है और ऑल इंडिया 14% यानी 14% है। लेकिन सिविल सर्विस में अगर देखा जाए तो अभी 420 जगहों में से सिर्फ 4 लोग ही हमारे होम के सिलेक्ट होते हैं। तो कैसे, ये बहुत ही शर्मनाक बात है।
कि हम पॉपुलेशन में इतना ज़्यादा है और गवर्नमेंट सेक्टर में जो है तो अपना रेशो बहुत कम है। तो मैं सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सब लोग जो है तो अपने जो भी माँ बाप देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी लड़कियों को लड़कों को पढ़ाओ। दोनों के अंदर लड़का लड़की कोई कम नहीं होता है, उनके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन मत करो। लड़कियां भी उतनी ही कैपेबल होती है जितने लड़के होते हैं। सबको अच्छी तालीम दो, बेसिक एजुकेशन अच्छी दो, देन आफ्टर जो है तो उनकी करियर के लिए बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी तो अच्छी, वो भी कुछ ना कुछ करके दिखा सकते हैं। और ये एग्जाम सिविल सर्विस या कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जैसे एमपीएससी और यूपीएससी, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या बैंकिंग होगा, तो अपने अंदर कैसा है, एक बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग भरे हुए हैं कि ये एग्जाम बहुत सारी डिफिकल्ट होती है। लेकिन मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ये एग्जाम डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन हर एग्जाम की जैसी डिमांड होती है वैसे इस एग्जाम की भी डिमांड है, उसे समझो। एग्जाम के अलग अलग फेज है, जैसे प्रीलिमिनरी एग्जाम है, मेंस है, फिर इंटरव्यू है, तो हर एग्जाम की अलग डिमांड है, हर फेज अलग अलग होती है, उसको समझो और प्रिपरेशन करो। ये जो एग्जाम है पास होना ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको जो है तो सच्चे लगन से मेहनत करना पड़ता है। इसमें जो है तो आपका हार्डवर्क सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा कहा जाता है कि हार्डवर्क इज द ओनली की टू सक्सेस, मतलब यहाँ पर हार्डवर्क को कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपकी हार्डवर्क करने की तैयारी है, आपके पढ़ाई में कंसिस्टेंसी है, आप डेली 12 से 15 घंटे बैठकर पढ़ सकते हैं और लाइफ के पहिए इस पढ़ाई के लिए 2-3 साल दे सकते हैं, तो ये एग्जाम आपको जो है तो क्लास 1, क्लास 2 या आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने का जरूर मौका देती है। और मुझे लगता है सब में जो है तो ये ट्राई करके देखना चाहिए। बहुत सारे लड़के लड़कियां इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल करते हैं, बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, लेकिन ये एग्जाम के बारे में कोई सोचता नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सेंटेंस कहा था, मतलब वो उनके लिए था जो समाज का पिछला तबका यानी बैकवर्ड क्लासेस थे, उनके लिए था कि मराठी में कहा था कि उन्होंने शासन करती जमात हुआ। आप ऐसे मत बनो कि लोग आपके ऊपर आकर जो है तो रूल करे, आप रूलर बनो। तो मुझे भी ऐसा लगता है जब तक हम सिविल सर्विस में अपना एक जो है तो स्पेसिफिक जो है तो रेशो लाते नहीं है, जैसा कि अपना पॉपुलेशन में 40% है, तो सिविल सर्विस में अपना नियर अबाउट 10% तो होना चाहिए, लेकिन आज देखा जाए तो 1 to 2% है। ये रेशो बहुत ही कम है और मुझे लगता है इसकी वजह से हमारी तरक्की भी नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है इस एग्जाम को जो है तो सीरियसली लेना चाहिए और बहुत से लोगों ने इसके तरफ एग्जाम की तरफ भी अट्रैक्ट होना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। एक्चुअली ये एग्जाम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो सबको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार इस एग्जाम के बारे में ज़रूर सोचो। आप जितनी मेहनत करते हो उससे भी बहुत कुछ ज़्यादा मिलता है। एक्चुअली मैंने जितना स्ट्रगल किया था, मुझे लगता है वो स्ट्रगल कुछ भी नहीं था। जो लोग आने मेरा रिजल्ट आने के बाद जितना लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे, जो मुझे पोजीशन मिला है, आज मैं डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर गई हूँ। मुझे लगता है पढ़ाई के अलावा, मेहनत के अलावा ऐसा कोई भी एक वेपन्स नहीं है या फिर टूल्स नहीं है, साधन नहीं है जो मुझे इस ओहदे तक पहुंचा सकती थी। एक मेरा हार्डवर्क था, एक पैशन था, एक पढ़ाई थी जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। थैंक यू। मैडम, समाज के अंदर आपको जो एक लड़के होने के नाते किन किन तरह लोगों के दुश्वारियों का सामना करना पड़ा? बेसिकली हमारे कम्युनिटी में जो है तो लड़कियों को पढ़ाई को इग्नोर ही किया जाता है। अगर कोई पढ़ता है तो वो समाज का सोसाइटी को हमारे एक्सेप्ट नहीं है। कैसा है, एक तो हमारे सोसाइटी में जो है तो चाइल्ड मैरिज का रेशो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से लड़की अगर 10th पास करती है या 12th पास करती है तो ऐसा समझा जाता है कि इसकी उम्र हो चुकी है, शादी कर देना चाहिए। क्योंकि रूरल एरिया में तो जनरली 7th या 8th तक ही लड़कियां पढ़ती है और देन आफ्टर उनकी शादी होती है। मेरे बारे में भी वैसा ही हुआ। सब लोग मुझे ऐसा बोलते थे कि क्या करेगी पढ़कर, गवर्नमेंट जॉब तो लगती नहीं है, आजकल बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और आप लोग उतने होशियार नहीं हो, आपके पास इकोनॉमिकल रिसोर्स भी उतने अवेलेबल नहीं है, घर में तो अपनी इतनी पॉवर्टी है, तो आप कैसे करोगे? तो देन इससे बेटर है शादी कर लो, सेटल हो जाओ। लेकिन जिस तरह आप इतनी गरीबी में पड़े और मुस्लिम समाज के लड़कियां हैं जिनकी इकोनॉमिकल अच्छी है हर चीज, तो आप उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? मुझे लगता है वो तकदीर वाले होते हैं जिनको सब रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उनके लिए बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। मैंने जब पढ़ाई स्टार्ट की थी तो मुझे लाइट भी नसीब नहीं हुई थी। मैंने जो अपना केरोसिन या रॉकेल होता है उसके चिराग पर मैंने 10th और 12th की थी। एक्चुअली अभी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन हुआ या फिर फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, तो मुझे लगता है उन लोगों को जो है तो एकदम सीरियस लेना चाहिए अपने करियर को। एक आपको अपॉर्चुनिटी मिली है खुद को बनाने की, खुद को प्रूव करके दिखाने की, सोसाइटी के लिए कुछ करने की, तो करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात
कि आपके पास रिसोर्सेस है या नहीं ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। सक्सेस होने के लिए मैटर करता है कि आप कितने पैशनेट हो, कितना हार्ड वर्क कर सकते हो, आपकी पढ़ाई में कितनी कंसिस्टेंसी है। आपने कहा कि आप हार्ड वर्क करते हो, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई कंटिन्यूसली करते हैं, 8 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स तक बच्चे एक साथ कंटिन्यू करके स्टडी करते हैं, लेकिन आपने कौन सा स्ट्रैटेजी और पैटर्न यूज किया स्टडी के लिए? एक्चुअली मेरा फोकस तो सेल्फ स्टडी के ऊपर ही था। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो 8 आवर्स 9 आवर्स पढ़ते हैं और फिर भी फेलर आता है। मुझे लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में फेलर आना इट्स नॉर्मल, क्योंकि ये जो एग्जाम है अगर प्रॉपर गाइड नहीं मिला तो खुद की गलतियों में से ही सीखना पड़ता है। मुझे भी वैसा ही हुआ। मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तब मैं भी फेल हुई थी और मुझे बहुत टेंशन आया था। उस वक्त मुझे लग रहा था कि अभी तक लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने फेल हो गई हूँ। और पढ़ाई तो मैंने की थी, मैंने बाद में भी जितना 12-15 घंटे बैठकर पढ़ती थी, फर्स्ट अटेम्प्ट के वक्त भी मैंने उतना ही पढ़ाई की थी। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो है हम 10th हुआ, 12th हुआ, ग्रेजुएशन, बीई या फिर MBBS MD मेडिकल फील्ड का, ये पढ़ाई और ये पढ़ाई अलग है। इस एग्जाम की जो है नेसेसिटी डिमांड अलग है। मैंने पढ़ाई करके मेरी बेसिक स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि कमीशन जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन है पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर वो है, एग्जाम लेने वाले का पहले हमें माइंड पता होना चाहिए, वो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, उनके एक्सपेक्टेशन क्या है, ये समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया और देन आफ्टर पहले सिलेबस एनालिसिस किया, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया और उसके बाद मैंने खुद का एनालिसिस किया कि मेरा सिलेबस कितना कवर हुआ है, कितना पढ़ना बाकी है, मैं कहाँ पर हूँ, मेरे वीकनेस क्या है, मेरे स्ट्रेंथ क्या है। ये सब बातें समझकर मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। प्रीलिम के लिए अलग डिमांड होती है तो प्रीलिम कंसर्न किया, प्रीलिम को जो है तो फोकस स्टडी किया। मतलब जैसा कि स्टेट सर्विस के लिए देखा जाए तो एक सीसेट होता है GS2 और GS1 जो होता है जनरल स्टडी का एक पेपर होता है। तो वो दोनों पेपर की डिमांड अलग अलग है, दोनों का वेटेज अलग अलग है। एक्चुअली 200 को ही 200 ऐसा बाइफर्केशन है उसका, लेकिन कौन से पेपर में ज्यादा मार्क्स हम कवर कर सकते हैं और कौन सा पेपर ऐसा है जिसको हम ज्यादा इनपुट देकर भी अपने आउटकम कम मिलता है। तो मैंने ये सब बातें पहले अंडरस्टैंड की। देन आफ्टर जो मैंने एग्जाम थी उसकी मॉक टेस्ट होगा वो मैं क्वेश्चन पेपर लाकर सॉल्व करती थी। मतलब हर एंगल में मैंने पढ़ाई के बुक सिलेक्शन से लेके क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, फिर ऑथेंटिक बुक रेफर करना, बार बार उसकी पढ़ाई करना, रिवीजन करना और उसके बाद जो है तो क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना, इस तरीके से जो तो टाइम मैनेजमेंट वगैरह सब बातें मैंने मतलब कॉम्प्रिहेंस करके सबकी तैयारी करके एग्जाम को मैंने फेस किया प्रीलिम को। तो अब जब हम मेंस का एग्जाम देते हैं तो मेंस के एग्जाम में प्रीलिम का कुछ सिलेबस कॉमन होता है। तो मैंने प्रीलिम की पढ़ाई करते वक्त ये डिटेक्ट किया था कि ये सिलेबस मुझे मेंस को है तो मैं प्रीलिम्स को ही इतना अच्छा करूंगी कि मेंस में मुझे कम एफर्ट लेना पड़े। तो मैंने मेंस का पढ़ते वक्त जो प्रीलिम को पढ़ा हुआ था नियर अबाउट 50% सिलेबस प्रीलिम को ही कवर होता है GS का। तो मैंने वो सिलेबस मेंस को सिर्फ रिवाइज किया और एडिशनल जो सिलेबस होता है उसको रीड किया, रिवाइज किया, जिसके नोट्स निकालना जरूरी थे नोट्स निकाले, क्वेश्चन पेपर मेंस का भी अच्छे से एनालिसिस किया, MCQs की प्रैक्टिस की, क्वेश्चन पेपर की भी प्रैक्टिस की और मेंस का एग्जाम को फेस किया। UPSC की तैयारी चालू है अभी आपकी, इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए। एक्चुअली मैंने UPSC की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं की है, मैंने एक भी अटेम्प्ट दिया नहीं है। लेकिन मेरा ख्वाब है कि मैं UPSC के लिए जो है तो ट्राई करूँगी। एक मेरी कोशिश चल रही है कि मैं अब इसके आगे UPSC यानी IAS बनने का मेरा एक सपना है, उसके लिए मैं पढ़ाई करूँगी। मुझे लगता है UPSC हो या MPSC हो, कॉमन बात इसमें ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और पढ़ाई आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है, पैशनेट होना चाहिए अपने काम के लिए। हाँ, जैसा हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो होते हैं खेती में काम हो या बिजनेस हो, उनका जो भी हो, गवर्नमेंट जॉब हो, हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं और हमें जस्ट सिर्फ आराम से बैठ के चेयर पे फैन के नीचे पढ़ाई करना होता है, जिसे हम एक्चुअली हार्डवर्क बोलना भी नहीं चाहिए, वो हार्डवर्क होता ही नहीं है, सिर्फ हम बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को समझ लेना चाहिए अच्छे से, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी होना चाहिए और जितना आप हार्डवर्क करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एग्जाम को समझो और एग्जाम को समझ के जो है तो आप एग्जाम की जो नेसेसिटी है उसको पूरा करो। और ठीक है, आपको एक बार फेलर आएगा, 2 बार आएगा, लेकिन खुद का सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। किस वजह से हम फेल हुए, किस वजह से कम मार्क्स आए, वो जो है तो अपनी खामियों को पूरा करो और उसमें कॉम्पिटेंसी हासिल करके जो है तो हम इसमें सक्सेस ला सकते हैं। मैडम, एक लास्ट सवाल, मुस्लिम समाज के मुस्लिम जो स्टूडेंट हैं,
खास करके बच्चा उनको आप शॉर्ट में क्या मैसेज देंगे तालीम के ताल्लुक से? मुझे लगता है मुस्लिम समाज और हर समाज में जो है तो सबसे पिछला तबका, मतलब पिछले तबके में भी पिछला बैकवर्ड क्लास अगर कोई है तो लेडीज है। एक्चुअली जो है तो परंपराओं से चलता है, बहुत सारे रूल्स है, रेगुलेशन है, वो हमें फॉलो करना पड़ता है। कुछ ठीक है, मॉडर्न टाइप के हिसाब से कुछ चेंज भी हुए हैं और कुछ अभी भी चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है हमारे जो इसमें हमारे जो भी हमारे रूल्स है, हमारा इस्लामिक कल्चर है, हम उसको फॉलो करते हुए भी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। ये हमारे लिए बैरियर्स कभी भी नहीं होते। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो हमारे एजुकेशन के लिए अपोज कर सकते हैं, ठीक है, वो लोगों को समझ नहीं है उनका। मुझे भी अपोज था, मैंने एक एज ए चैलेंज बोल के उसे एक्सेप्ट किया और मुझे लगता था कि अगर मैं कुछ करके बताऊंगी तो शायद ये लोगों के अंदर की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी। और एक्चुअल में रियल में हुआ भी वैसा। जो लोग मेरे पढ़ाई को अपोज करते थे, आज वो खुद की लड़कियों को पढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, वो मेरे पास आकर गाइडेंस ले रहे हैं। और सबको मैं ये बताना चाहती हूँ लड़कियों को कि खुद के पैर पर इस जमाने में खड़ा होना, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। लड़कियां किसी भी फील्ड में कम नहीं है। अगर हम अदर होम से देखें तो उसमें देखें तो लड़कियों का जो तो सक्सेस होने का रेशो बहुत ज्यादा है और हमारे इसमें कम है। तो बेसिकली इसका रीजन ये है कि हम आगे ही नहीं आते हैं। हमारे फैमिली वालों को भी सपोर्ट करना जरूरी है और वो सपोर्ट करेंगे तो हमें भी हार्डवर्क करना जरूरी है। घर वालों का जो भी भरोसा आता है उससे कायम रखते हुए हमें सक्सेस अचीव करना चाहिए। अगर हार्डवर्क करो, कंसिस्टेंसी हो आपके पढ़ाई में, आपका फील्ड कोई भी हो, मेडिकल हो, इंजीनियर हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, सिविल सर्विस हो, बैंकिंग हो, उसमें आप जो है तो सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो सबको मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे कौम में जो है तो अगर आगे बढ़ने का है, तरक्की करना है, तो पढ़ाई एक अच्छा जरिया है और सब लोग जो है तो इसे इग्नोर ना करें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.